खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियां शाहिद साहब। रन डाउन फिर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। क्या पाकिस्तान की कोशिशों की बावस्फ एक मुआहदे के बारे में कहा जा रहा है कि 1 पेज मुआहदा बहुत जल्द इट इज़ इन दी ऑफिंग। ये बात ट्रंप ने भी कही है, मगर वो ट्रंप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देते हैं। लेकिन बहरहाल लग रहा है ये कि ये वो किसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको बाई एंड लार्ज लग रहा है कि वो अब किसी मुआहदे की तरफ आना चाहते हैं। अब नया हरमुज़ का फैसला अब ट्रंप क्या इंतज़ामिया यूनाइटेड नेशन के ज़रिए करेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात पर जो हमले हुए हैं, ईरान ने डिनाई किया। इससे पहले भी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात होती है और ये भी कहा जाता रहा है कि जी ये इज़राइल इस तरह के हमले करता है, लेकिन फिर सऊदी अरब पर भी इल्ज़ामात लगाए गए UAE की तरफ से। ये क्या मामला था? 6 मई में बड़ा वाटर शेड एक चेंज आई और हमने देखा कि बहुत बड़े जो गुब्बारों में हवा थी वो बड़े पंक्चर हुए। एक तो ये जो इंडिया का मामला था, हमने देखा कि वो उसमें जी 5वीं या 30वीं बड़ी मैशत बन रहा है और बड़ी मिलिट्री इनविंसिबिलिटी की बात थी, वो हुआ। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ईरान की जंग के बाद अमेरिका भी एक्सपोज हुआ है, जो एक उसका इनविंसिबिलिटी का एक जो फ़र्ज़ किया गया था। इसके बाद वारफेयर की तब्दीली की बात, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद हम देखते हैं कि वारफेयर बदल के रह गया और जो फ़िज़ाइया की एक कंट्रीब्यूशन है या जो हिस्सा है वो बहुत बढ़ गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में जंग अब बैरी बेड़ों या इस तरह से नहीं होगी, ड्रोन्स हो गए और फिर ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। और मकामी तौर पर हम देखेंगे ईद के बाद या पहले 28th अमेंडमेंट के क्या आने की आमद है और कुछ लोगों के आने जाने की बात हो रही है। इस सवाल से लोग होंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, जनाब मुमताज़ दिफाई तजज़ियाकार रज़ा हैदर साहब। रज़ा हैदर साहब, अलाउ मी टू बिगिन विद यू, क्योंकि आप इन चीज़ों से ख़ास से इस टेक्नोलॉजी जो हुआ, जो तब्दीली आई, हम देखते हैं 2 बड़ी तब्दीलियां हमने ऊपर तले देखी हैं। एक तो ये कि जी वो इंडिया शाइनिंग वाली जो है ना, शाइन जिस तरह कहा था कि शाइन केम ऑफ, एक तो वो उस हवाले से हम बात करेंगे। और सेकेंडली ये अब आपको ये सेंस से लग रही है कि जो अब मुआहिदा करना पड़ेगा, और हम जो देख रहे हैं जितने एनालिसिस इवन अमेरिका के अंदर से आ रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि कोई रास्ता नहीं है उनके पास ये मुआहिदा करने के सिवा। तो क्या लग रहा है आपको कि ये मुआहिदा होगा, और होगा तो क्या ठहर पाएगा? रज़ा हैदर साहब। जी थैंक यू काजी साहब। थैंक यू साहब। मुझे लग रहा है काजी साहब कि ये राइटनेस थ्योरी जो है ना, वो अब उसकी वो स्टेज आ गई है जिसमें दोनों फरीकीन उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां वो सेल्फ हर्टिंग स्टेज पे होते हैं। मुझे इस बार लग रहा है कि ये मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन देखें मुआहिदा जो है ये तो JCPOA प्लस ही लग रहा है मुझे। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, JCPOA तो वही है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3.87 और सैंक्शंस पीरियोडिकली अपलिफ्ट, प्लस है हुर्मस। और यही प्रॉब्ली इस वक्त मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन है कि पहले आप एक इंटरिम मुआहिदे की तरफ जाएं, जो कि एक जिससे हुर्मस खुल जाए, जिससे पूरी दुनिया में एक जो इस वक्त हलचल मची हुई है वो कम से कम एक नॉर्मल स्मूथ फ्लो स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद एक नॉर्मल नेगोशिएशंस की तरफ दोनों पार्टीज जाएं। इस वक्त ईरान भी चाह रहा है कि कोई डील हो जाए, और US भी चाह रहा है। जो US के इस वक्त इंटरनल प्रेशर है टुवर्ड्स द ट्रम्प, वो तो डेफिनेटली चाह रहा है। इसमें आप देखा होगा कि आप चाइना के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज चाइना में भी, और चाइना ने भी अपना एक रोल इस सारे में प्ले कर रहा है। इससे पहले वो रशिया गए थे, तो पाकिस्तान का रोल तो बहुत एविडेंट है। आज जो न्यूज़ है उसमें इजिप्ट और तुर्की की बात, तो ये सारी चीजें जब मिलके एक रोल प्ले कर रही हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि वी आर वेरी क्लोज टू सम डील विच मे नॉट बी परमानेंट, विच मे बी टेम्पररी, लेकिन दैट मे लीड टू सम परमानेंट सोल्यूशन। यानी आप ये कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा ये, यू आर नॉट रूलिंग आउट। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, और आज जो बड़ा दिन, आज बड़ी रात है। जी मियां साहब, गो हेड। जी काजी साहब। जी आप बात पूछिए आप। जी अब्दुल्ला गुल साहब, आज की जो रात, आज जो शाम शुरू हो चुकी है, रात शुरू हो चुकी है 6 और 7 मई की 2025 में। मुझे याद है कि रात 12 बजे जब बुज़दिल दुश्मन ने, मकार दुश्मन ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला किया था,
तो उसके बाद DGISPR ने कहा कि दुश्मन की जो खुशी है, आरजी खुशी, उसको मुस्तकिल गम में बदल देंगे। और फिर ये देखा पूरी दुनिया ने, हमने भी देखा, बल्कि बाकायदा रिपोर्टिंग की, आपने आपकी गहरी नज़र है। और जब उसमें फाइट हुई और उस रात को जिस तरह नक्शा तब्दील हुआ और उनके त्यारे भी गिरे, उनके जो LOC वर्किंग बाउंड्री पर जो उनकी चौकियां गिरी, वहां पर उनका जो तबाही मची, उस पर आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो मार्का हक और बनियानुल मरसूस का दोनों मार्के जो हुए हैं, इसको तारीख में दुनिया किस तरह याद रखेगी? क्योंकि जिस तरह की जंगें हमने देखी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ जंग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, काजी साहब। देखें, जहां तक ताल्लुक है, एक मिथ थी, भारत का एक भरम था पूरी दुनिया के सामने। असल में सबसे ज्यादा नुकसान वो हुआ कि वो भरम चिकनाचूर हो गया और वो अपनी नजरों में गिर गए और उनका अपना मीडिया जो है वो गोदी मीडिया एक गंद की अलामत बनकर उभरा। जबकि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का जो एक रिस्पॉन्स था, जो पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्ट्रेंट शो किया और जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में डिसेप्शन पॉलिसी थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो भारत तो उसके सामने ठहर ना सका। भारत धोखे में रह गया। जिस तरीके से आज अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया ईरान के ऊपर, तो विदाउट कैलकुलेशन किया। भारत भी यही सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं, मैं रवायती जंग में पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म की मार मारूंगा, लेकिन हो उल्टा गया। न्यूक्लियर जंग की तो बात ही नहीं हुई और रवायती जंग के अंदर चंद घंटों के अंदर काया पलट चुकी थी और भारत का सवा सत्यानाश हो चुका था। अब जो उनकी जितनी भी डॉक्ट्रिन थी और जो उनकी सोच, उनकी फिक्र, जो उनके नजरियात, सब के सब जो है वो खसो खाशाक की तरह बहा लिए गए। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फील्ड के अंदर अब राज करता हुआ नजर आ रहा है। भारत कहीं पीछे अच्छा, तारीख के स्याह किनारे गुल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, मैं इस पे भी दोबारा आऊँगा, मगर इसी ज़रा थोड़ा सा इस पे भी हमें एनलाइटन कीजिएगा। जो अभी रज़ा हैदर साहब ने बात की है कि ये एक फौरी तौर पर ये इस मुआहदे की तरफ आ रहे हैं, और फिर ये भी कहा है रज़ा साहब ने कि इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि फॉर द टाइम बीइंग एक लल होगा, या आप कह लें एक स्टेल मेट है, या क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? फिर मैं तफसील से आपसे पूछूंगा। ज़ाहिर है बयानुल मरसूस तो एक वाटरशेड इवेंट था ही। आप ईरान और इसके दरमियान मुआहदे को आप समझते हैं कि इज़ इट इन दी ऑफिंग? गुल साहब देखिए, इट इज द ऑफिंग, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि मुआहदा तो देखिए ना, ईरान तो पहले भी मुआहदा कर चुका था। ईरान ने तो 2015 में भी किया था, ईरान ने फिर 2025 में भी मुआहदा ओमान के अंदर किया था, लेकिन उस मुआहदे को वायलेट करने वाला अमेरिका था। अभी अमेरिका ने क्योंकि कर दिया है और ईरान के अंदर वो क़यादत मौजूद नहीं जो कि उनके साथ जो है वो कहीं कोऑपरेट कर लेती थी, कम से कम अपनी वो उम्र की वजह से, अपने तजुर्बे की वजह से और फिर हालात को, नज़ाकत को देखते हुए। अब ये जो लीडरशिप है, ये एक रिएक्शनरी लीडरशिप है। ये लीडरशिप जो है, इसके अंदर एक बहुत रेजिलियंस मौजूद है, विल टू फाइट मौजूद है और ये लीडरशिप नौजवान है। इस वजह से ये लीडरशिप अमेरिका के कंट्रोल में नहीं हो रही, बिल्कुल किसी सूरत भी। पहले वाले भी नहीं थे, लेकिन कम से कम पहले वाले मामलात को ठंडे दिल से रिजॉल्व करते थे। यंग जवान लोग हैं, आप देख लें कि जितनी भी उनकी अभी मिलिट्री लीडरशिप है, IRGC की है या पॉलिटिकल है, सब के सब नौजवान लोग हैं। और इसका मतलब तो वाज़े ये है कि वो किसी भी इस किस्म की कमजोर डील पे हाथ नहीं रखेंगे। यही वजह है कि वो चाइना की गारंटी मांगते हैं। और आज जो विजिट के अंदर चाइना की तरफ से जो बातचीत, हल्के इशारे मिले हैं, उससे ये लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार अदा कर रहा है। हाउएवर, एक किरदार और भी है, और वो देखें कि पाकिस्तान को वो जो शराइत जिस पे आपकी और हमारी पहले भी बात हुई थी कि ईरान का जो कार्गो जहाज पकड़ा था, उसका हमला वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। यही तो उन्होंने कहा था कि छोड़ो। दूसरी जानिब होर्मुज़, जिसमें वो कहते थे हम चिड़िया भी नहीं गुजरने देते, उन्होंने अमेरिकी 2 जहाज गुजार दिए, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। और साथ ही साथ जो है, ये देखें, ये स्पॉइलर का चेक करना कि किसने UAE पे हमला किया, क्या किया, फुजेरा पे क्यों मारा, ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में इसके 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो ये है कि उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको चेक करना, और दूसरी बात यह है कि इजराइल अपनी न्यूसेंस वैल्यू को बढ़ाते हुए इस टाइम पे कोशिश करेगा कि वो UAE की हमदर्दियां हासिल करके किसी तरह एक अरब ममालिक को, अब मुल्क को अपना एलाई बना ले, जो कि मुआशी तौर पर भी इस्तेहकाम का शिकार है। देखिए, अब ऐसी सूरत के अंदर मैं समझता हूं कि ये मुआहदा
जो जैसे रजा साहब कह रहे हैं वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुआहदा रहेगा, क्योंकि अमेरिका रोज रोज ये अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने जो पहले हजीमत उठा ली है वो बार बार नहीं कर सकता। देखिए ना, हाँ चालाकियां जरूर करेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के ऊपर मार्का हक के बाद जो है दहशतगर्दों के साथ हमला आवर हुए हैं, मुख्तलिफ तरीकों से, सियासी तरीके से, कोई मुआशी तरीके से हमला आवर हुए हैं, लेकिन बराह रास्त इंगेजमेंट आई डोंट थिंक कि जिस दिन ये मुआहदा होगा अमेरिका उसकी पासदारी करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहायत तकलीफ दे और नहायत हजीमत आमेज है, और वो उनके लिए खुद दर्द सर बन चुका है। पूरी दुनिया में, पूरे अमेरिका के अंदर अवाम उनसे जो है वो बिल्कुल अब्दुल्ला गुल साहब, आपने ठीक फरमाया, और आप कह रहे हैं कि मुआहदा जो है वो रहेगा, लेकिन साथ साथ जो है वो शरारतें भी होती रहेंगी। हो सकता है कि अमेरिका जो है शरारतें करता रहे। इसका मतलब है कि अमेरिका उस खित्ते में रहेगा और वहां पर जो है वो मौजूद रहेगा, और वहां से, क्योंकि ईरान का पहले तो शर्त यह थी कि वहां से वो निकल जाए। यहां पर इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जो 48 घंटे का टाइम दिया जा रहा है कि 48 घंटे में हो सकता है बड़ा ब्रेक थ्रू हो, अमरीकी मीडिया ये कह रहा है, और एक मुख्तर मुआहदे की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है, और उसके बाद जामे मुआहदा जो है उसकी तरफ आया जा रहा है। रजा हैदर साहब, मैं फिर दोबारा जो है वो पाक भारत जंग की तरफ ही आऊँगा, क्योंकि 6-7 मई की रात जो फाइट हुई वहां पे LOC पे, वर्किंग बाउंड्री जो है उनके इर्द गिर्द, वहां पर जो है वो एक डॉग फाइट उसको कहा जाता है, फजाई लड़ाई, ऐसी लड़ाई कि जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी। पहले ऐसा देखने में आता था कि एक मुल्क के जहाज दूसरे मुल्क में जाकर जो है बमबारी करते थे, या उनका एयर डिफेंस जो है वो एक्टिव होता था, उनको वहां से निशाना बनाया जाता था, या जहाज से उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये लड़ाई ऐसी थी कि पाकिस्तान के जहाज जो है वो पाकिस्तान की जो है वो हदूद में है, इंडिया के जहाज इंडियन हदूद में है, और वहां से फाइट हो रही है, रात का वक्त है, और एक दूसरे पर जो है वो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। और देखने में ही आया कि पाकिस्तान ने उनके 7 जहाज गिरा दिए, उसमें रफाल गिरा दिया, उसमें सुखोई गिरा दिया, उसमें MiG-29 गिरा दिया। इतना बड़ा गरूर उनका खाक में मिलाया। सर, उस रात हुआ क्या था? एक जो फजाई लड़ाई थी उसका मंजर पेश कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है। और जिस तरह आपने बिगनिंग में कहा, ये वाकई वाटरशेड मूवमेंट है, और ये वो लड़ाई है जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉर कहते हैं या बैटल कहते हैं। ये क्लासिक टेक्स्ट बुक बैटल है जो इंशाल्लाह आप देखिएगा फ्यूचर में पढ़ाई जाएगी लोगों को। देखें, इंडिया की तरफ से 100 एयरक्राफ्ट और उसमें एक राफेल भी है, जो कि 2019 में मोदी ने कहा था कि अगर राफेल होता तो ये ना होता। तो इसका मतलब है कि दे वर डिपेंडिंग ऑन राफेल अलोन, और इस बार वो अपनी बहुत तैयारी के साथ आए थे। हमारी तरफ से 40 एयरक्राफ्ट, ऑल वेरी क्वालिटी वेपन्स, J-10C, JF-17, F-16, ये सारे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इसमें जो फैक्टर्स प्ले कर रहे थे, वो मैं उनको अगर समराइज करूं तो 4 हैं। देखिए, उनकी तरफ से भी पूरी एयरफोर्स तैयारी से थी और हमारी एयरफोर्स भी पूरी तैयारी से थी। लेकिन जो हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स का हमेशा से एक कटिंग एज रहा है उनका तरीका, वो है क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग। इसमें भी इक्विपमेंट हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट था, जैसे मैंने आपको जहाजों को बताया। ट्रेनिंग, हमारे पायलट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और उनकी जो ट्रेनिंग साइकिल है दैट इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव। थर्ड चीज थी मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जो कि जिसमें आप टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। देखिए, दुनिया में सारी एयरफोर्स अपने आप को अपग्रेड करती है, लेकिन कौन सी एयरफोर्स अपने आप को जल्दी अपग्रेड कर लेती है टू रीच टू दैट स्टेज जहाँ के वो एक बैटल लड़ सके, वो और बिल्कुल एक वॉर फाइटिंग बैटल, वो हमेशा जीतती है। तो पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशन की फाइट लड़ा था, विच मीन्स के जो जितनी टेक्नोलॉजीज आपको अवेलेबल हैं उन सारे एसेट्स को आप कलेक्टिवली यूज करें। दैट मीन्स एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल, सैटेलाइट्स, रेडार्स, एयरबोर्न रेडार्स, ग्राउंड रेडार्स, ISR, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, टारगेट्स आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीजें जॉइंट ऑपरेशन कहलाती हैं, जो पाकिस्तान आर्मी नेवी मिल के लड़े थे। इसे हम कहेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशन। और चौथी चीज पे क्वालिटी लीडरशिप, जिसने बिल्कुल एक क्लियर आपको एक डायरेक्शन दी हुई है, डिसीजन दिया हुआ है जो एयर में कि आपने क्या करना है, एंड दैट इज अ डिसीजन टू किल। और यही प्रॉब्ली वो 4 फैक्टर्स। लेकिन रजा हैदर साहब, दोनों फोर्सेस जो थी वो फजा में अपनी अपनी हदूद में थी, और फासला जो है वो कई किलोमीटर का था, और यह भी देखने में आया और बताया गया कि लॉक कर लिए थे उनके जहाज,
और लॉक करके उनको जो है वो बाकायदा जो है वो जो मिसाइलों से निशाना बनाया गया, ये लॉक किस तरह किए गए, इसकी लोकेशन किस तरह मिली, और उनको जो है वो ये 7 जहाज हमने गिराए, उनका जो है एक इजरायली ड्रोन भी गिराया, क्या इससे ज्यादा भी जहाज जो है गिराए जा सकते थे? जी देखिए, इसे कहते हैं फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। कि फर्स्ट शॉट की कैपेबिलिटी किसके पास है? उनका जो राफेल है, जिसके पास सबसे ज्यादा बीबीआर की कैपेबिलिटी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, वो राफेल है जिसपे मिट्योर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन मिट्योर की जो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है वो हमारे जो J-10C के ऊपर PL-15 है उससे कम है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी वो हमारे पास है। देखिए, यहाँ पर भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब राफेल आया था तो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर उस तरफ शिफ्ट हुआ था, लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान ने J-10C प्रोक्योर किए अलॉन्ग विद द बीवीआर कैपेबिलिटी, तो उससे बैलेंस ऑफ पावर हमारी तरफ आ गया और आगे फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो जब दोनों तरफ के जहाज अपने अपने बॉर्डर्स पे उड़ रहे हों और दोनों ने बॉर्डर्स क्रॉस ना किए हों, तो यहाँ पे फिर बीवीआर की एडवांटेज आती है। और जब बीवीआर जिसके पास फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी होती है उसके पास मोर एडवांटेज होता है। तो अगर आज ये 7-0 था तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इससे बहुत ज्यादा हो सकते थे, लेकिन प्रॉब्ली एस्केलेशन डायनेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए इसको इतना रखा गया। ठीक है। अच्छा गुल साहब, अब आपका टेक अब्दुल्ला लेते गुल साहब, आपकी तरफ आऊंगा थोड़ा सा। काजी साहब आप प्लीज। जी 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 जी, बात करें। जी जी काजी साहब। जी जी, आप सवाल करें मियां साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जो जंग हुई 6 और 7 की दरमियानी शब को, और बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ और उनके जो ऑपरेशन संदूर था उसको तंदूर बना दिया गया, उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज ने बाकायदा तौर पर जो है वो अपना किरदार अदा किया, जिसमें एक ज़मीनी फौज ने LOC पर और वर्किंग बाउंड्री पर बाकायदा तौर पर उनकी चौकियां तबाह की, वहां बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, बहुत सी चौकियां जो है वहां पर सफ़ेद झंडा लहराने के लिए वो मजबूर हो गए। इसके अलावा जो है वो फजाइया ने कमाल कारकर्दगी दिखाई। तीसरी ताकत जो थी वो साइबर थी। साइबर की ताकत ने वो कमाल दिखाया कि 10 मई की सुबह हमने ये देखा कि उनके तमाम सिस्टम जैम कर दिए गए। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर जैम था, उनका जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर वो जैम था, उनके जो S-400 एयर डिफेंस था उसको जैम किया गया, उनकी जितनी भी एयर बेसिस थी वहां पर सिस्टम जैम कर दिया गया, और वहां पर जो हमारे JF-17 थंडर हैं उन्होंने जाकर तबाही मचाई और उनका S-400 जो है वो उसको तबाह कर दिया गया। सर, अब फतह 1 वहां चला और फिर फतह 1 ने वहां पर तबाही मचाई। हमारे ड्रोन्स जो है लाल किला तक गए। हमारे ड्रोन्स के जो निशाने पर अगर मोदी भी था तो उसको भी निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिविलियन आबादी पर जो है वो किया। लेकिन अब अगर जिसारत होती है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के फतह 2, फतह 3, फतह 4 वो कहां तक मार कर सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर डायनेमिक्स तब्दील हो गए हैं। अभी बर्री फौज का भी एक किरदार है, उसमें कोई शक नहीं है, नेवी का भी, बाकी का भी। लेकिन जो अभी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला की मेहरबानी शामिल थी, ये एक हकीकत है। और ये टेक्नोलॉजी बियॉन्ड विजुअल रेंज वगैरह ये सारी ठीक है, बातें हैं, लेकिन S-400 के सामने जहाजों का जाना और बच जाना ये कोई आसान काम नहीं होता। S-400 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंस सिस्टम, जो कि तीनों स्टेज के ऊपर, शॉर्ट रेंज, मिडल रेंज और हाई रेंज ऑल्टीट्यूड को जो है वो चेक करता है और बड़ा प्रिसाइज हिटिंग करता है। हाउएवर देखिए, रफेल भी एक बेहतरीन जहाज है, लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान के पास वसाइल कम थे, लेकिन इनकी तरबियत बहुत ज्यादा बेहतर थी। इन्होंने जिस तरीके से जान लगा के अपने कम और महदूद वसाइल के बाद जिस अंदाज के अंदर किरदार अदा किया, और अपनी हिकमत अमली, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्ट्रैटेजी आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है और मैं मुकाबला कर रहा हूं किसी करोला के साथ और मुझे ड्राइविंग आती नहीं है, तो फिर वो करोला वाला निकल जाएगा। यही काम भारत के साथ हुआ, जहां उनकी ट्रेनिंग का एरर है, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का एरर है, उनकी एयरफोर्स का। और इसी वजह से ब्रिटिश अखबारों ने लिखा किंग ऑफ द स्काईज पाकिस्तान एयरफोर्स। और साथ ही साथ जो है ये आप देखिए कि जो विल टू फाइट थी और जो हमने रेजिस्टेंस शो की, और जिस तरीके से 2 दिन हमने उनके स्वॉर्म ड्रोन अटैक को आने दिया और ये साबित किया उनको डिसेप्शन हमारा एयर
था। गुल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की है, और रजा साहब ने भी। हम देख रहे हैं कि जो एरोगेंस ऑफ पावर थी, चाहे वो अमेरिका की ईरान के मुकाबले में थी या भारत की हमारे मुकाबले थी, तो हमने देखा कि बड़ा एक अजीब, इसे आप क्या कहें, जिस तरह आप कहते हैं कि तो अल्लाह की मेहरबानी, मगर इसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी मेहनत, हमारे एयरफोर्स की जो अकूमन और एक्सपर्टीज़ थी, उसको हम बिल्कुल कोई भी उसकी अंडरस्टेट नहीं कर सकते उसको। बहुत शुक्रिया रज़ा हैदर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, आपने हमें एनलाइटन किया, और आज हम एक इन वाक़यात के हवाले से देख रहे हैं और आगे मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन किस तरफ हमें लेके जाएगी और किस किस्म की तैयारी चाहिए। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान होंगे, कुछ और मौज़ूआत होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दफ़ाई तजिया निगार जनाब जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, दो बातें, एक तो दो मैं पूछूंगा। पहले तो चूँकि आज के दिन की मुनासबत से आज एनिवर्सरी हम मना रहे हैं उस फतह की, उस लड़ाई की, क्या आप समझते हैं, बार आपका मैं जब आपको सुनता हूँ और आपसे सीखते हैं हम, तो आप कहते हैं कि हमें हमेशा जो है वो प्रिपेयर्डनेस या तैयारी में रहना चाहिए। ये जो हुआ इनके साथ इस एक साल कबल, तो आप समझते हैं कि कोई इन दी नियर फ्यूचर इसी और किसी पॉलिटिकल उनकी कोई जो एक मजबूरियां हैं, इस बायस दोबारा इस तरफ वो हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं? और फिर बाद ईरान के हवाले से पूछेंगे कि दफ़ाई मुआहदा भी आ रहा है, मगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कैसे देखना चाहिए, कितना काशिश रहना चाहिए, कितना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रख ली, हमारे अफवाज की, हमारे अवाम की इज्जत रख ली। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। वो कई गुना बड़ा दुश्मन है, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह जो कुछ भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो हमारे बच्चे हैं, जो इस वक्त चाहे एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, फौज में हैं, उन्हें कमाल कर दिया है। ये तो है जो हम कर चुके हैं। लिविंग ऑन द पास्ट लॉरल्स इज फाइन, लेकिन आप देखिए दुश्मन बहुत इस वक्त डायनामिक है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। वो हथियारों की डील्स भी कर रहा है, मुआहदे भी कर रहा है, दफाई मुआहदे भी करता फिर रहा है, इजराइल से भी ले रहा है, अमेरिका से भी कोशिश कर रहा है लेने की, रूस से भी, हर जगह से। वो अपने आप का जो खोया हुआ वक़ार है उसको हासिल करने के लिए किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमें कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और मुझे पता है कि हमारी जो अफवाज हैं वो तो अलर्ट हैं, रहती हैं, उनके लिए ये एक सेकंड नेचर है उसकी। लेकिन इसके बावजूद हमें उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं उस जगह हो रही हैं, उनका हमें अंदाज़ा होना चाहिए और उनका तोड़ भी हमें करते रहना चाहिए। अब देखिए अभी रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, किस बेदर्दी से उन्होंने कितना जुल्म करके वो इलेक्शन जीता है, और ये पहली दफ़ा बीजेपी वहाँ जीती है। वहाँ मुसलमान के साथ जो किया उन्होंने आपके सामने है। उनको ये पाकिस्तान हजम नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदगी भारत की नफी है। अगर ये बात हम समझ जाएं फिर और वो कहने की जरूरत नहीं रहती है। जी मियां साहब। जनरल साहब, इसमें आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तादाद में बड़ा है और मकार भी है, बुज़दिल भी है। रात के अंधेरे में हमला करता है। 6 और 7 की दरमियानी शब को उसने रात के अंधेरे में ही हमला किया और सिविलियन आबादी पर जो है वो हमला किया, और फिर उसके बाद जो दांत खट्टे पाकिस्तानी अफवाज ने उसके किए और जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। सर, पाकिस्तान ने जो मार का हक लड़ा उसमें एक नई मिसाल कायम कर दी है, और इसमें एक नई हिकमत अमली के साथ उन्होंने मल्टी डोमेन जिसको कहा जाता है जंग, वो लड़ी। एक तो दिफाई पोजीशन थी कि पाकिस्तान ने दिफाई हमला किया और जवाब दिया, और दूसरा यक वक्त उन पर जो है वो भारत पर जो है कई सिमतों से और कई हवालों से जो है हमला किया गया। उसमें मिसाइल हमला भी किया गया, उसमें जो है उनके त्यारे भी गिराए गए, उनका साइबर अटैक भी उन पर हुए, और उनको उनकी जैसे कहते हैं सांस बंद कर दी गई। अब अगर वही बात जो काजी साहब कर रहे थे कि अभी क्या दोबारा खतरा है कि जो वो कहता है कि संदूर जारी है, जो कि तंदूर बन चुका है, तो दोबारा खतरा है कि भारत ऐसी शरारत करेगा? अगर वो करता है तो फिर हमारी तैयारी जो है वो कैसी है या कैसी होनी चाहिए? देखिए, भारत
साथ एक जंग पाकिस्तान की नागुज़ीर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर पाकिस्तान को इसी के अल्लाह ताला मजबूत से मजबूत तर करने में हम सब मशगूल हैं, अफवाज भी अवाम भी मिलकर, तो जितना पाकिस्तान मजबूत होता जाएगा भारत का टूट फूट का जो प्रोसेस है उतना ही तेज होता जाएगा। ये भारत को पता है इस चीज का। इसलिए भारत की और इजराइल दोनों में एक की दो तीन मुमासलतें हैं। एक तो दोनों रियासतें अपने क़याम से लेकर आज तक बढ़ती रही हैं जोग्राफी के हिसाब से। दोनों रियासतों का वायलेंस के बगैर, लड़ाई के बगैर गुजारा नहीं है। अगर वो भी ना इजराइल ना लड़े तो उसका गुजारा नहीं है, और अगर भारत किसी ना किसी जंग में अपने आप को अवाम को उलझाए न रखे उसका गुजारा भी नहीं है। वरना अगर ये इससे पीछे हट जाए तो उनके पास नैरेटिव क्या है? भारत के पास नेशनल नैरेटिव क्या चीज है? हम तो कहते हैं पाकिस्तानी है, हम एक जो भी हम हमारी जो एक आइडेंटिटी है दुनिया मानती है हमारी, उनके हाथ तो आइडेंटिटी का फुकदान है। कभी वो शाइनिंग इंडिया, कभी वो सेकुलर इंडिया, कभी वो हिंदुत्व वगैरह वगैरह। तो जिस कौम का हाल ही हो तो देखिए उनके पास और कोई चारा रह नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूँ तैयार होना चाहिए। हाँ, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी तरीके से अपने महदूद ज़राए में, देखिए हमारे ज़राए बहुत महदूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी हम कर रहे हैं, वो अगर आप उसको सिर्फ ज़राए के हिसाब से देखें, जो हमारे पास पैसे जो लगाते हैं उस पर, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारे लोग काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 24/7 है, एक डायनामिक फोर्स है पाकिस्तान की, चाहे वो नेवी है, एयरफोर्स है, चाहे वो पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेज हैं। तो ये और फिर कौम अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़ी है, फिर हमें इसलिए फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आपने इजराइल की बात की, और ये देखने में भी आया है गुज़श्ता साल के जब 6 और 7 की दरमियानी शब थी, उस वक्त, उससे पहले, बल्कि मैं उस 22 अप्रैल से बात करता हूं, 22 अप्रैल 2025 से जब पहलगाम का वाकया होता है, तो उसके बाद इजराइल बाकायदा एक्टिव हुआ और वहां पर उसने, उनके सफीर ने यह बयान दिया कि हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, और फिर वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़े। और वहां पर यह भी देखने में आया है और ये खबरें भी आ रही हैं कि इजरायली फौजी अभी भी वहां पर मौजूद हैं और भारत को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, और वहां पर जो है उनकी टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के साथ इजराइल का गठजोड़ इस तरह है कि वो पाकिस्तान के साथ पहले भी उसके साथ मिलकर लड़ा और अब भी मिलकर लड़ने का इरादा है। दूसरी जानिब सर, तुर्की के अंदर एक नुमाइश हुई है जिसमें बहुत सा असले की नुमाइश की गई है और बहुत सी कंपनियां वहां पर शामिल थीं, और एक बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई हुई जिसका नाम यल्द्रम रखा गया, और 6000 किलोमीटर की उसकी रेंज है, जो उसके कहा जा रहा है, ब्लूमबर्ग ने कहा कि ये हो सकता है कि यूरोप के लिए बनाया गया हो और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए बनाया गया हो। लेकिन इंडियन मीडिया ये बकवास कर रहा है कि वो पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान इंडिया पर जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा या दीगर ममालिक को इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमारे पास तो मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी मौजूद है। क्या हमारे मिसाइल, अगर इंडिया कोई शरारत करता है इजराइल के साथ मिलके, तो फिर इस वक्त पहले तो हमारे मिसाइल जो है पठानकोट और दीगर जगहों पर उन्होंने तबाही मचाई थी, अब क्या हम लाल किला और जो अहमदाबाद है या इससे आगे भी जाएंगे? देखिए, मिसाइल का रेंज जो और मिसाइल की जो काबिलियत है वो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर है भारत से। भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल वगैरह वगैरह जो कुछ भी बना लिया हो वो अपनी जगह पर कायम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मिसाइल की रीच, वो आप डॉक्टर शायद महसूस है, पूछ लीजिएगा कि क्या हंगामा खड़ा हुआ जी मैंने बात की थी। पाकिस्तान के मिसाइल की रीच इतनी है कि भारत का कोई कोना महफूज नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, रहना चाहिए हमें। तो इस दफा अगर आपको याद उठ गया SPR ने क्या बात की थी, बिकॉज दिस टाइम अगर ये खुदा न खास्ता भारत ने ऐसी हरकत की तो फिर भारत का जो डीप एंड है, जहां पर उसकी इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, जहां उसकी इकोनॉमी है, उसको हम निशाना बनाएंगे और इंशाल्लाह ठीक निशान लगाएंगे। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तुर्की से किसी की मिसाइल की जरूरत नहीं है। हम आज चाहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी आज अगर पाकिस्तान चाहे तो विद इन नो टाइम पाकिस्तान क्रिएट फार बेटर, फार लॉन्गर रेंज मिसाइल देन जो बात कर रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल हमारा जो इंडिया स्पेसिफिक की है और कई हमारी कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है जो हम बार बार जल साहब
कह चुके हैं। इज़राइल का इशू बनता है कभी कभी, हम ये सोचते हैं कि इज़राइल ज़ाहिर है पिछली जंग में भी इंडिया के साथ मिल के उन्होंने हमारे ऊपर वार किया था, तो क्या खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई काम हो। अगर इज़राइल कोई इस तरह की ताले आजमाई करता है तो वी आर आल्सो केपेबल इनफ टू काउंटर दैट एंड टीच देम अ लेसन। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, इसमें कैसा मुझे कोई शक ही नहीं है। इजराइल की तरफ से अगर जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो फिर इजराइल को वो सबक सिखाया जाएगा कि इजराइल भी शायद उनकी नस्लें भी याद रखेंगी उसमें। बहरहाल बात यह है कि इजराइल की इतनी जरूरत नहीं हो सकती, वो भारत के जरिए। जनरल साहब हमारे जो इंडिया ने, जनरल साहब इंडिया आखिरी टाइम है, मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा। इंडिया ने रफाल तैयारे लाए और उसने ये दावा किया कि वो 5th जनरेशन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं, और पाकिस्तान ने JF थंडर F-17 और J-10C से उनको धूल चिटाई और उनको तबाह कर दिया। अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो दीगर मजीद जो है वो तैयारे ले रहा है और बड़े जदीद तैयारे ले रहा है, और पाकिस्तान को J-35 तैयारे जो हैं वो चाइना की तरफ से मिल रहे हैं, और कल इसकी तस्वीर भी सामने आई हैं, और उसके साथ जो अमला था वो भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी था, यानी कि पाकिस्तान के जो शाहीन है वो वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग बाकायदा जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। देखिए, ये एक मुसलसल अमल है और जो जारी रहता है। भारत भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत किसी ढकी छुपी नहीं है। हमारे फौजी जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए करते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं, हमारे से ट्रेनिंग करते हैं, मिलकर ज्वाइंट ट्रेनिंग करते हैं, और हमारी दोनों अफवाज में ये काबिलियत है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहसियत एक फौज के लड़ने की काबिलियत भी रखती है हमारी जो फौज हैं दोनों, चाहे चीन की हो पाकिस्तान की हो। इतनी तो वो भारत खुद मानता है इस बात को। अब उनके जो समझदार किस्म के मुफक्रीन हैं उनसे बात करें कभी तो वो खुद मानते हैं जी वाकई पाकिस्तान और चीन का जो इश्तराक है, शायद ऐसा इश्तराक दुनिया में और कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास। और फिर देखिए दूसरी चीज अगर मैं आपको बात बता, जो भी टेक्नोलॉजी बनती है ना इसका तोड़ पहले बन जाता है। अब ईरान के पास एयरफोर्स नहीं थी, उनके पास जो भारत ये अमेरिका भी कह रहा था, इजराइल भी कह रहा था, उनका डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। उनका जो स्टेल्थ बॉम्बर था B-52 से बाद जो बनाया था उन्होंने, जो उसको उन्होंने लम्बा लिटा दिया उधर वहां पे। उनके दूसरे जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, उनको लंबा कर दिया उन्होंने, ईरान ने कर दिया। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी वाइज भी, और अगर ईरान से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है तो इंसान किसी और मुल्क से कम भी नहीं है। जनरल साहब गोया आप ये कह रहे हैं कि एक से हम कहें तो टेक्नोलॉजी भी अब डेमोक्रेटाइज हो गई है, और वो जो एक समझ जाती मोनोपली कुछ पावर्स की अब वो नहीं रही, और यही साबित किया है पाकिस्तान ने भी और शायद ईरान ने भी। एक ब्रेक लेते हैं जनरल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो, लाइक ऑलवेज। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। थोड़ा वतन अजीज़ की सियासत, क्या 28th अमेंडमेंट आ रही है, और अगर आ रही है तो ये बिजली तो नहीं है, अमेंडमेंट है, मगर कहाँ कहाँ गिरेगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुमताज़ तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त के लिए। बेग साहब हमसे गाह गाह गुफ्तगू रहती है, और लास्ट टाइम इफ़ माई मेमोरी इज सर्विंग मी वेल, तो 28th तरमीम जो है, 28वीं तरमीम ईद से पहले या ईद के बाद ये आ रही है। अब आप जानते हैं यार र्यूमर मिल भी चलती रहती है, और हरकत तेज़ तर है, और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता वाला मामला है, जैसे न्याजी साहब कहते हैं। तो क्या ये जो एक रूटीन की होगी तरमीम, या इसकी कोई कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं जनाब बेग साहब? गाइस साहब, कैजुअलिटीज तो मुझे नहीं लगता होंगी, क्योंकि ये एमिकेबली डिसाइड होके ये टेबल करेंगे, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि अगर वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं या नहीं। मेन चीज़ सूबों और फेडरेशन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, NFC अवार्ड है,
और जो इलेक्शन कमीशन के कुछ चीज़ें हैं वो उन्होंने डालनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारों से मुशावरत मेरे नहीं ख्याल अभी तक इन्होंने शुरू की है, और उसके ऊपर इन्होंने कोई गिव एंड टेक किया है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। वो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शायद पता चल जाएगा। अभी तक तो इन्होंने कोई बहस मुबाहिसा शुरू नहीं किया। लेकिन बेग साहब, ये जो आप सूबों की बात कर रहे हैं ये तो बड़ी शायद पंजाब वालों को भी पसंद ना आए और सिंध वालों को भी पसंद ना आए, बिकॉज ये जो फैमिली डायनेस्टीज चल रही हैं और अवाम भी ये चाहते हैं कि ये सूबे तकसीम हो और ये जो पावर डाइल्यूट हो। तो क्या इजीली ये दोनों जो हमारी टॉप फैमिलीज हैं, ओलिगार्कीज हैं, मान जाएंगे? देखिए काजी साहब, बेसिकली तो ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं ये आज बने या कल बने ये ज़रूरी हैं, और ये जो बड़े यूनिट्स हैं ये मैनेजेबल नहीं है, आपके सामने है। और जो बल्दियात का निज़ाम है वो इन्फोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस पर किसी की पसंद या नापसंद, क्योंकि ये जब नेचुरली ये अगर बैठे होते हैं सूबों में तो ये नहीं चाहते कि वो डिवाइड हो। अदरवाइज इनकी खुद असम्बली की पास की हुई करारदाद पंजाब में भी मौजूद है, KPK में भी मौजूद है कि इसकी डिवीज़न प्रोविंस की होनी चाहिए, स्मॉलर यूनिट बनने चाहिए। आपको पता है सराइकी सूबे की तो ऑलमोस्ट सेक्रेटेरिएट भी बन गया था, वहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी साहब भी लग गए थे। तो ये पसंद और नापसंद नहीं है, आपको पाकिस्तान के लिए काम करना है और आपको अवाम के लिए काम करना है। अगर पसंद नापसंद पे गए तो फिर तो ये मुल्क जिस हालत को पहुंचा है वो आपके सामने, उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। जी मियां साहब, ओवर टू यू। बेग साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो 28वीं तरमीम है वो इत्तफाक़ राय से ही आएगी। अगर इत्तफाक़ राय नहीं होगा तो जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती कि उन चीज़ों पे तो ये तरमीम नहीं हो सकती, वो इसलिए कि अक्सरियत नहीं रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये इत्तफाक़ राय से आएगी। लेकिन साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म है, खबरों का बाजार भी गर्म है, और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद जो है बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। ईद के बाद जो है वो काबीना में भी तब्दीलियां होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में तब्दीलियां आएंगी। ये भी कहा जा रहा है, कोई कॉलम लिखा जा रहा है कि बुरके में रहने दो, उसमें बाकायदा कानूनी जादूगरों का जिक्र भी किया जा रहा है। जिस तरह पहले शरीफुद्दीन पीरजादा होते थे, नाम लिख दिया गया कि हाफिजाबाद के कानूनी जादूगर, वो सबको पता है किनका नाम उन्होंने लिया, सुहेल वड़ाई साहब ने, और निज़ाम को लपेटने की बात हो रही है। तो इस तरह 28वीं तरमीम इत्तेफाक के साथ और फिर निज़ाम को लपेटने की बात, और साथ पीपल्स पार्टी की खामोशी, आप क्या देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये गलत हैं या ये ठीक हैं? तो फिर कैसे ठीक है? मियां साहब, बेसिकली तो ऐसे र्यूमर्स पे तो कोई क्लैरिफिकेशन देता नहीं है और देनी भी नहीं चाहिए। जहां तक बात है निज़ाम को लपेटने की, तो या तो कोई और निज़ाम बता दीजिए जो आप लाने वाले हैं। अगर तो आपने सिर्फ गपशप के हद तक या एक्सपेरिमेंट करना है तो ये मुल्क इस काबिल नहीं रहा कि इस पे मजीद एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। इसमें कोई शक नहीं है, जो आपका इस वक्त सिस्टम है वो चल नहीं रहा, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिससे मुल्क और अवाम का फायदा हो। अदरवाइज अगर आपको नया सिस्टम लाना चाहते हैं तो जो इस सिस्टम को लाने वाले हैं शायद वो भी ना रहें, क्योंकि वो भी इसी सिस्टम और इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम लपेटने वाली बात तो शायद गलत होगी, क्योंकि इसके बाद इनसे नया सिस्टम बनना नहीं है और ना ये इतने काबिल हैं कि नया सिस्टम कोई बना सके, ना ही अवाम और लोगों ने उसको मंजूर करना है। दूसरी बात आ जाते हैं कि आया वो तब्दीलियां जो हैं, देखें वो तो गवर्नमेंट का राइट है, वो किसको निकाले किसको रखे। प्रोविंसेस में भी यही है कि आप अगर किसी कैबिनेट में चेंज चाहते हैं या किसी को लाना या निकालना चाहते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात वही है जो आपने कही कि सिस्टम मेरे ख्याल में यही चलेगा। आपके पास एक्सपेरिमेंट और उसकी गुंजाइश नहीं है। मुल्क जिस हालात में है, आपके फाइनेंशियल, आपके कारोबारी हजरात और आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इतना वीक है कि अगर आपने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस वक्त क्रिएट कर दी तो फिर ये सिस्टम भी इस काबिल नहीं रहेगा कि आप इससे मुल्क चला सकें। बेग साहब, आपसे बात होती रहती है और बड़े बजा तौर पर आप फरमाते हैं कि ये
इस तरह से काम चल नहीं सकता। अभी आपने मैशत की बात की, कारोबार के हवाले से लोग पसंद है, बिजली की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, तो फिर किसी न किसी हद तक कोई ना कोई माशी या सियासी सर्जरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी कंटिन्यू करता नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे? देखिए, माशी सर्जरी तो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आपको मईशत पे जोर देना चाहिए। हमारा एक ही इशू है कि आपके पास आपकी मईशत नहीं चल रही, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपके बिजनेसमैन परेशान है, लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के बाहर भाग रहे हैं। उसमें जो आपने पॉलिसीज़ लानी थी टैक्स रिफॉर्म्स की, वो आप नहीं ला सके। आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी थी जिसमें आप इन इंडस्ट्रीज वालों को कोई इंसेंटिव देते, कोई रिलीफ देते कि वो अपना कारोबार कर सकें। FBR, हैवी टैक्सेस, ये सारी जो चीजें, इस पे रिफॉर्म्स लाइए ना। आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो आप क्या लाएंगे, वो तो आपके सामने ही है। या तो आप बंदे बाहर से इंपोर्ट करके ले आए, बंदे तो यही हैं। आप किसी भी इस निज़ाम को छेड़ेंगे, आगे पीछे करेंगे तो यही लोग आएंगे। तो असल इशू जो है वो इकोनॉमी का है कि उसको सरवाइव करना चाहिए, उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा और उसी से आप थ्राइव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ थे, मारूफ तजिया निगार। देखिए बेग साहब, आपने अभी रिफॉर्म्स की बात माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ, आप बात मुकम्मल कर लें जल्दी से मियाँ साहब। बेग साहब, आपने अभी रिफॉर्म्स की बात की है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और क्योंकि मईशत का मामला है, पूरी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और अभी मौका भी पैदा हुआ है। ईरान और अमेरिका जंग के बाद अगर ये मुआहदा होता है तो ईरान से जो है वो बहुत से मौके पैदा होंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के। और एक बड़ी बात जो की जाती है इन्वेस्टर्स की जानिब से, वो ये की जाती है कि पाकिस्तान में इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो वो नीट एंड क्लीन जो सिस्टम है उसको करने के लिए क्या आपको कोई इक़दाम ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत इस तरफ जाएगी ताकि जो ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट आए और इस मौके से फायदा उठाया जा सके? देखिए जी, मैंने पहले भी कहा कि आपको एनवायरनमेंट तो बिल्कुल देना है। आपकी जो टैक्स पॉलिसीज हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, उसको तब्दील कीजिए। यहाँ पे 58% टैक्स है ऑलमोस्ट, तो वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कारोबारी हजरात वो टैक्स नहीं पे कर सकता। इसीलिए दुनिया अपना सरमाया लेके उन मुल्कों में जाती है जहाँ टैक्स कम है। सॉरी जी। तो ऐसी सूरत में आपको फौरी तौर पर अपनी पॉलिसीज चेंज करनी है ताकि आप इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट कर सकें, उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए राग़िब कर सकें। आपके जो सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है वो तो बिजनेसमैनों के जो है वो इतना खिलाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बिजनेसमैन इस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं वो वाकई जहाद कर रहे हैं, क्योंकि FBR टैक्स और बाकी इनकम टैक्स और ये सारे जो यानी आपका ये कहना है कि जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बड़ा एक आपने बुनियादी नुक्ता उठाया। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन बेग साहब। और यही है कि कुछ करना, बिकॉज एक बात पर तो कंसेंसस है कि इट कैनट गो लाइक दिस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, बल्कि थोड़े पीरियड के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।